ओके, लास्ट टाइम बायोलॉजी में हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था. विद इन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट मेनी पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें हमने देखा था, हमने स्टार्ट किया था सेल वॉल से, फिर सेल मेम्ब्रेन आता है, उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग विच इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड कौन कौन से बाकी के ऑर्गेनल है. उसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था. इनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे. आई होप एवरीवन रिमेम्बर्स ऑल ऑफ दोस पॉइंट कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया में होता है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. सेल मेम्ब्रेन ऑन द अदर हैंड इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल. ठीक है. एक ऑर्गेनल हमारा रह गया था जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस एक सेंट्रल मेन ऑर्गेनल है. कमांड सेंटर हम न्यूक्लियस को बोल सकते हैं एक सेल का. न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आगे आगे के जनरेशन में पास होगा. जेनेटिक मटेरियल हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है. जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी आरएनए. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में आरएनए कुड ऑल्सो बी योर जेनेटिक मटेरियल. यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस के यू कैन फाइंड जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. डीएनए जो है वो कॉइल्ड रहता है. वूल जैसे कॉइल कैसे रहता है, वैसे डीएनए भी कॉइल्ड रहेगा इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और वो न्यूक्लियस के अंदर प्लेस्ड होगा. न्यूक्लियस सेल का कमांड सेंटर होता है, जैसे कि मैंने बताया था. न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि डीएनए स्टोर करेगा, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करेगा. डीएनए का फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा. डीएनए जो है द जेनेटिक मटेरियल, इट कंट्रोल्स अवर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सभी कुछ वो कंट्रोल करता है. डीएनए में ही अगर कोई चेंजेस आ जाता है, कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो वी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, तो न्यूक्लियस यूजुअली सेंटर ऑफ द सेल में आ जाएगा. इन केस ऑफ प्लांट सेल हमने उसका इमेज देखा था, उसमें बहुत बड़ा एक वैक्यूल था. उस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस का प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया था, बट यूजुअली यू विल फाइंड इट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. अभी न्यूक्लियस को हम लोग देख सकते हैं या नहीं, तो माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वी कैन सी न्यूक्लियस. एक बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है जो 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में आता है, जिसमें हम ओनियन का रूट को लेते हैं, रूट के टिप को लेते हैं, और न्यूक्लियस उसका हम देखते हैं स्टेन करके. अगर हम स्टेन यूज किया जाता है एसिटोकार्माइन न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए. एसिटोकार्माइन एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है जिसको बहुत केयरफुली यूज किया जाता है. उसका कंजम्पशन या फिर इनहेलेशन से कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हमारे बॉडी में देखी जा सकती है. वो हमारा एक ऑन्कोजीन होता है जो कि कैंसर कॉजिंग जीन होता है, वो एक्टिवेट हो सकता है अपॉन कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एसिटोकार्माइन. तो ऐसे सब्सटेंस को काफी प्रिकॉशन वे में यूज किया जाता है, प्रिकॉशन के साथ. तो न्यूक्लियस को स्टेन किया जा सकता है उस एसिटोकार्माइन से, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. क्रोमोसोम का पैटर्न भी देखा जाता है ओनियन रूट सेल में. So yes, we can see nucleus under compound microscope. अभी न्यूक्लियस जो है वो इनक्लोज्ड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. जैसे हमारा सेल इनक्लोज्ड होता है सेल मेम्ब्रेन में, वैसे न्यूक्लियस यू विल फाइंड इट इनक्लोज्ड विद इन साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है. वो एक बाउंड्री बनाता है जिसको देख करके हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है. ओके, तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभी एक प्रॉपर्टी है कि वो पोरस होगा, उसमें बहुत सारे पोर्स होंगे. ये पोर का क्या फंक्शन है? तो ये फंक्शन, पोर का फंक्शन है कि साइटोप्लाज्म में जो भी चीज है उसको न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का जो भी चीज है जो उसको न्यूक्लियस के बाहर भेजना है, वो सब इस पोर से कंडक्ट होता है. ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है. वर्तिका, यू रेज्ड योर हैंड. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकती है. If you have any question, please type in chat box. Okay.
तो ये था न्यूक्लियस के बारे में सब इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स डीएनए से बना हुआ है। डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। जीन एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करेगा। ये हम जेनेटिक्स में और क्लियरली पढ़ेंगे, जिसमें मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक, मेंडेलियन ट्रेट्स पढ़ने वाले हैं। एंथ्रोपोलॉजी जिनका ऑप्शनल है, उन स्टूडेंट्स के लिए जेनेटिक वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 में वो एक टॉपिक है। ओके यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात किया गया है, क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है। विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम देखेंगे जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसी के अंदर यू विल फाइंड क्रोमोसोम्स। बस न्यूक्लियस के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस सेपरेटेड है साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होगा और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आई होप वहां तक सबको क्लियर था न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का फंक्शन सबको समझ में आ गया। तो वी विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल में हम क्या करेंगे, हम सेल को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। ओके सो अभी सेल अगर हम देखें, सभी सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ, अगर हम सभी लिविंग सेल्स को देखें तो वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई देम इन 2 टाइप्स। एक तो पहला टाइप ऑफ सेल होता है जिसमें हम देखेंगे कि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होगा। न्यूक्लियस एक डिस्टिंक्ट क्लीन क्लियर न्यूक्लियस हमें नहीं देखने मिलेगा। स्पेरिकल शेप का जो न्यूक्लियस हमने इमेज में देखा वो इस सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव सेल में न्यूक्लियस जो था वो एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल नहीं बना रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा और न्यूक्लियस को भी हम एब्सेंट बोलेंगे। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल सस्पेंडेड होगा साइटोप्लाज्म में, और उस जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस वर्ड हम प्रोकैरियोट्स में नहीं यूज करते हैं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के होते हैं। बैक्टीरिया जो है उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अलोंग विद बैक्टीरिया एक और कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, BGA। ये भी एक तरह के बैक्टीरिया है जिनको साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया वर्ल्ड के फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे। इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था। वेरस बैक्टीरिया जो है वो वर्ल्ड के फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट प्रॉपर सेल जो फॉर्म हुआ होगा वो बैक्टीरिया का ही सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब सभी को समझ में आ गया। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता इसका ये मतलब नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है, पर वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होगा, नेकेड होगा, साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होगा। सो एवरीवन यहां तक क्लियर है? ओके ये तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ली। अब हम एक और दूसरे टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे जिसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ओके यूकैरियोटिक सेल जो होता है, यूकैरियोटिक वर्ड का मतलब यू जो यू होता है वो ट्रू होता है, कैरियन वंस अगेन इट इज न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का ही एडवांस्ड वर्जन है, यू कैन से एवोल्यूशन हुआ और प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया, ताकि एक क्लियर डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ लेबर हो सके। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ होगा और न्यूक्लियस इनक्लोज्ड हो गया विद इन दैट मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में हमें मिलेगा? अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी का सेल प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना है। इवन अवर सेल, ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल है। यू विल फाइंड अ ट्रू न्यूक्लियस विद इन दैट सेल। तो सेल को हम ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं।
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। किस बेसिस में हम क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के इमेजेस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हम देख रहे हैं ये एक बैक्टीरिया का सेल है, कैप्सूल के जैसा जो दिख रहा है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में, एक इनक्लोज्ड वॉल नहीं नजर आ रहा है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल पिंक कलर का ऐसे ही सस्पेंडेड दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वी डू नॉट यूज द वर्ड न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल इन द सेम सेंटेंस, वी विल नॉट यूज इट। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का इमेज है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है। एवरीवन, ये डिफरेंस क्लियर हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच का? ओके यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। अभी कोई कोई प्रोकैरियोट क्या करेंगे, बहुत सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट एक साथ आ जाएंगे और वो लोग अपनी कॉलोनी बना देंगे, जैसे माइकोप्लाज्मा करता है। वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, पर वो लोग एक साथ आके कॉलोनी बनाएंगे और एक यूनिट के जैसे बिहेव करेंगे। तो उनको देख के लगेगा कि वो पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर ऐसा नहीं है। वो एक सिंगल सिंगल सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ आके अपनी कॉलोनी बनाए। तो कॉलोनियल भी होते हैं और यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। That's why the word most is used over here. So prokaryotes are unicellular, whereas eukaryotes जो है वो multicellular होंगे. Most of the eukaryotes are multicellular. Definitely unicellular eukaryotes भी होते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल का, जो कि यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है इट इज पुअरली डिफाइंड, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियोलस एक हमने देखा था स्पेरिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्रोमोसोम होगा, ये तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो कि हमने पढ़े थे, एक सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सब एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट एक काफी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ का, प्लैनेट अर्थ में सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्रॉपर सेल प्रोकैरियोट्स का था। इसीलिए हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनमें नहीं देखेंगे, ये एक काफी सिंपल सेल होगा। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल बैक्टीरिया ही होता है। ऐसा एक भी बैक्टीरिया नहीं है जो यूकैरियोट होगा, बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोट ही होंगे। ओके ये सभी डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। So prokaryotes are one of the most ancient group of living organism on earth. अभी अर्थ का अगर हम एज देखें तो इट इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर्स, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहला सेल पाया गया था अर्थ में, फॉसिल रिकॉर्ड्स के हिसाब से। वो सेल था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का जो कंडीशन था वो आज के जैसे नहीं है, आज के जैसे नहीं था। उस समय अर्थ का लिविंग एनवायरमेंट लिविंग था ही नहीं, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में मिलता था, टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज्यादा था। ये शौर्य सर के क्लास में काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अर्थ का उस समय एनवायरमेंट कैसा था। तो हम उससे समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उस समय नहीं, आज के डेट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उस टाइम नहीं सर्वाइव कर पाते। लेकिन प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो उस समय के एटमॉस्फेयर में थ्राइव हुए। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये उस समय सर्वाइव कैसे किया इन्होंने। ये लोग जो थे ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे। हेटेरोट्रोप्स तो ये लोग हो ही नहीं सकते क्योंकि उस समय किसी और चीज के ऊपर ये लोग डिपेंड नहीं हो पाते थे। ये लोग अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते थे विदाउट डूइंग फोटोसिंथेसिस। ये लोग ऑटोट्रॉप थे, लेकिन एक दूसरे टाइप के ऑटोट्रॉप थे। ये लोग केमिकल एनर्जी यूज करते थे। ऐसे ऑटोट्रॉप को हम कीमो ऑटोट्रॉप बोलते हैं इंस्टेड ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, पर प्रोकैरियोट्स जो थे प्रिमिटिव अर्थ के, वो लोग कीमो ऑटोट्रॉप थे। अपने सराउंडिंग के कंपाउंड्स के बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी कंज्यूम करते थे ये लोग, इसीलिए वैसे एनवायरमेंट में ये थ्राइव होते थे। तो क्या आज के एनवायरमेंट में यू वोंट फाइंड प्रोकैरियोट? ऐसा नहीं है।
जो उस समय लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोट स्पेशली, प्रोकैरियोट्स जो उस समय हुआ करते थे, वो आज के डेट में भी मिलते हैं हमें। We will see a few example of these living organisms जो उस समय भी हुआ करते थे, और 3.5 billion years later you can even find them today. ये तो पॉइंट हमने देखा, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियोइड होता है। ओके, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म होता है। और सेल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर 8th में भी रिपीट हुआ है और 9th में भी आया है। अगर हम आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई कोई ऑर्गेनेल मिलेंगे जो कि स्लाइड में मैंने डिस्कस नहीं किया था, जैसे प्लास्टिड्स हो गया, लाइजोसोम हो गया। दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसके बारे में आप लोग एक बार रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइजोसोम जो होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि सुसाइड बैग्स जिसको हम बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, जब अगर सेल डैमेज हो गया, इतना डैमेज कि अब वो रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो क्या लाइजोसोम क्या करेगा, वो बर्स्ट हो जाएगा और अपना फ्लूइड एक्सपोज कर देगा पूरे सेल में। वो फ्लूइड सेल को डाइजेस्ट कर देगा। अब लाइजोसोम सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, उसी सेल को जिसका वो पार्ट है, इसीलिए हम लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू बाकी सारे ऑर्गेनल्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। सो मूविंग ऑन, एक रिलेटेड चैप्टर हम अभी बात रिलेटेड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है ये इकोलॉजी, बायोडिवर्सिटी, ये सभी टॉपिक के लिए कॉमन चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर्सपेक्टिव से देखें तो। अभी इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का एक अटेम्प्ट करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंटली अर्थ में अराउंड कुछ तो 9 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मैं स्पीशीज की बात कर रही हूँ, नॉट द नंबर ऑफ टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो टोटल एस्टिमेट किया गया है कि अराउंड 9 मिलियन प्रेजेंट है अर्थ में। दैट इज द एस्टिमेट। कोई कोई लोग कहते हैं कि अराउंड 20 मिलियन भी है, बट वी विल नेवर नो। मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट इज अराउंड 9 मिलियन। आउट ऑफ दिस 9 मिलियन आज तक हमने अराउंड 1.2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके स्पीशीज को डिफाइन किया है। मतलब 9 मिलियन में से हम अब तक सिर्फ 1.2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही आइडेंटिफाई किए हैं। हमने उनको देखा है, क्लासिफाई किया है और डिफाइन किया है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो अभी तक अननोन है। ये जो इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको हम स्टडी कैसे करेंगे? इनका स्टडी, एक एक का स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, सभी का डिस्क्रिप्शन देना, सभी को पढ़ना अलग अलग, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक अटेम्प्ट किया गया कि क्या सोचा करने का कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। हम लोग कैटेगरी बनाएंगे और सभी डिफरेंट लिविंग थिंग्स को कैटेगरीज में प्लेस करेंगे, ताकि उनके कैरेक्टरिस्टिक को अगर हमें पढ़ना हो तो हम उस कैटेगरी के ही कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लें। ठीक है, तो अर्लीस्ट अटेम्प्ट किसने किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का? तो अर्लीस्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय अ मैन नेम एरिस्टोटल। ही वाज अ ग्रीक थिंकर। एरिस्टोटल ने क्या किया, उसने काफी सिंपल वे में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। उसने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक प्लांट होगा, एक एनिमल होगा। या फिर उसने ये भी प्रपोज किया कि हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलेंगे, और जो लैंड में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ये काफी सिंपल वे ऑफ क्लासिफाइंग है। हम सब बोल सकते हैं हाँ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है और टेरेस्ट्रियल क्या है, पर ये जो मेथड था क्लासिफिकेशन का, ये काफी मिसलीडिंग था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले लें तो वी हैव स्टारफिश, एक्वेटिक प्लांट्स भी है, बहुत सारे सीवीड्स होते हैं, वेल है, फिश है। ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो चार नाम मैंने लिए, ये सब एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। वेल तो फिश है ही नहीं, इट इज अ मैमल। फिशेस का खुद का अलग कुछ सिस्टम होता है, ऑर्गन होता है, सब कुछ अलग होता है। सीवीड प्लांट्स है। स्टारफिश इज ए वेरी प्रिमिटिव एनिमल। तो इन सभी में सिर्फ एक कॉमन चीज यही है कि ये लोग एक्वेटिक है, बाकी कुछ और कॉमन नहीं है। इस बेसिस में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना सही नहीं होगा, ये मिसलीडिंग इसीलिए कहा गया है इसे।
ओके, तो ये एरिस्टोटल का अटेम्प्ट था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का into plants and animals, into terrestrial and aquatic living organism. ये तो सिंपल मेथड था, पर अभी हम मोर साइंटिफिक, मोर अप्रोप्रिएट मेथड देखेंगे। ऐसा मेथड जिसमें एक कैटेगरी को अगर हम पढ़े तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस कैटेगरी में आता है उसके बारे में हमें पता चल जाए, हम ऐसे क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट कैन बी पॉसिबल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या आप लोग में से कोई बता सकता है कि कौन सा किस कैटेगरी में, किस बेसिस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को? कोई भी कैटेगरी चलेगा, बस हमें डिवाइड करना है, हमें दो सेपरेट कैटेगरी बनाना है या फिर मोर देन टू विल ऑल्सो बी ओके। कोई अटेम्प्ट कर सकता है? रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा। ओके, एनीवन, एनीवन एल्स? ओके, किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तनु यादव आपने लैंड एक्वेटिक बोला, ये एरिस्टोटल ने भी किया था। लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे कि मैंने बताया मिसलीडिंग हो सकता है। काफी सारे लैंड लैंड में जो भी एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। हमें एक कॉमन पॉइंट ढूंढना है, एक ऐसा कैटेगरी में, ऐसे कैटेगरी में सेपरेट करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो डिफाइन कर सके उनको। जैसे कि शुभम ने बोला किंगडम, ओके, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ठीक है, ये आगे चल के हम एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड में क्लासिफाई करेंगे, पर और भी ज्यादा ब्रॉड किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, ये सब बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा क्लासिफाई करने का एक टाइप, एक मेथड। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रॉडली हम सेल को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यही हो गया पहला बेसिस। ये जो आप लोग बता रहे हैं ये थोड़ा, यस श्रुति, यू आर राइट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस में सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे। आप लोगों ने जो बोला किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, वो सब करेक्ट है, लेकिन वो बहुत बाद में आता है। यहाँ पे मैंने कॉमन बेसिस पहले बताया है, जो स्टार्टिंग में हम क्लासिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल देखेंगे, हम देखेंगे कि उसके सेल में न्यूक्लियस है या फिर उसके सेल में न्यूक्लियस नहीं है। अगर उसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा हम उसको प्रोकैरियोट में डाल देंगे, और न्यूक्लियस होगा तो यूकैरियोट में डाल देंगे। इस क्लासिफिकेशन को सेल टाइप बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट में आते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, मैं बोल सकती हूँ कि सभी यूकैरियोटिक सेल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक कैटेगरी में आएंगे उनके पास न्यूक्लियस होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी तरह के ब्रॉड कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें देखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या फिर वो है मल्टी सेल्यूलर। अगर वो एक सेल का बना हुआ है तो इट विल बी यूनिसेल्यूलर, अगर वो मल्टीपल सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इट विल बी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इस लेवल को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक और पॉइंट आता है जो कि है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कंसिडर कर रहे हैं उसके पास सेल वॉल है? अगर है तो फिर वो प्लांट या बैक्टीरिया या फिर फंगस में आ जाएगा। अगर सेल वॉल नहीं है तो इट विल बी इन एनिमल किंगडम, ठीक है। मूविंग ऑन, एक और पॉइंट दिया हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम बोलते हैं। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप है या फिर वो हेटेरोट्रॉप है? इस बेसिस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। ये चार कैटेगरी समझ में आ गया सभी को? इसके बेसिस में हम लोग आगे चल के क्लासिफाई करने वाले हैं। ये अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे, ये जो चार अटेम्प्ट्स दिख रहे हो यहाँ पे इमेज में, ये लोगों ने अटेम्प्ट किए थे ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस्टोटल एंडिंग इन विटेकर। यहाँ पे जितने साइंटिस्ट है इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही रिसर्च करने के बाद क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया था एरिस्टोटल ने किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल या फिर प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई करने का। एरिस्टोटल के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लिनियस। लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिनियस ने वर्ड किंगडम जो आप लोग यूज कर रहे थे वो इंट्रोड्यूस किया। लिनियस ने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म दो किंगडम में डिवाइड हो सकते हैं, एक एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम। और लिनियस का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सेल वॉल।
अगर सेल वॉल है तो वो प्लांट किंगडम में आ जाएगा, अगर सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल किंगडम में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। हेक्टल जो था उसने बोला कि ये जो दो किंगडम है ये अप्रोप्रिएट नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। उसने कहा कि हमें एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करना होगा जिसका नाम होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या करेंगे, हम जितने यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डाल देंगे। तो किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में जितने भी यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उठाओ और प्रोटिस्टा में डाल दो। तो प्रोटिस्ट विल बी ए किंगडम मेड फॉर यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा हेक्टल ने कहा। तो हेक्टल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, मूविंग ऑन, कोपलैंड आया और कोपलैंड ने कहा कि अभी हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसने कहा कि हम एक और किंगडम इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका नाम मोनेरा होगा, और इस मोनेरा किंगडम में हम क्या करेंगे, हम प्रोकैरियोट्स को प्लेस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू कोपलैंड, मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम यूकैरियोट के साथ नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है उनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। तो कोपलैंड इंट्रोड्यूस्ड एक किंगडम मोनेरा स्पेशली फॉर प्रोकैरियोट्स। तो एक बात ध्यान में रख लो, नाम अगर तुमने मोनेरा कभी भी सुना तो समझ लो कि ये प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रहा है। और बाकी के जो तीन हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया, ये तीनों में भी यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ये था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब लास्टली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराया गया। ये इंट्रोड्यूस किया था विटेकर ने। ये वाला फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये मेथड 1969 में विटेकर ने बताया था। 1969 काफी रिसेंट बात थी ये। इसमें विटेकर ने एक फिफ्थ किंगडम इंट्रोड्यूस कराया जो कि हम देख रहे हैं कोपलैंड के टाइम नहीं था। ये किंगडम है फंगाई का। फंगाई को पहले एनिमल में प्लेस किया गया था, और एनिमल में इसीलिए प्लेस किया गया था क्योंकि वो हेटेरोट्रोपिक थे, ऑटोट्रोपिक तो थे नहीं फंगाई, तो उनको प्लांट में हम नहीं प्लेस कर सकते। तो कोपलैंड ने फंगाई को एनिमलिया में प्लेस किया था, फंगाई को एनिमल बताया था कोपलैंड ने। अब क्या बात हो जाती है ना, किंगडम एनिमलिया का एक रूल है कि अगर तुम्हारे पास सेल वॉल है तो तुम किंगडम एनिमलिया में नहीं घुस सकते। तो फंगाई जो है उनके पास सेल वॉल होता है, इसीलिए फंगाई को किंगडम एनिमलिया से निकाल दिया गया। कहा गया कि जिनके पास सेल वॉल है वो किंगडम एनिमलिया में नहीं आ सकते। किंगडम एनिमलिया का एक यही रूल है कि आपके पास सेल वॉल नहीं होना चाहिए। तो फंगाई को प्लांट में हम कैसे प्लेस करेंगे, प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसीलिए फंगाई को एक सेपरेट किंगडम दिया गया इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये पांच किंगडम है। इसी पांच किंगडम में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम सभी को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो पहला है मोनेरा जो कि है प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का किंगडम, मतलब बैक्टीरिया का किंगडम। मूविंग ऑन, प्रोटिस्टा, जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो आ जाते हैं प्रोटिस्टा में। फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, इनके नाम से पता चल रहा है फंगाई में फंगस होगा, जितने भी फंगाई है वो सब फंगाई में आ जाएंगे। प्लांटे में प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स में एनिमलिया में एनिमल्स आएंगे। ये सब लैटिनाइज्ड नाम है। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हो गया। यही मेथड हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एवरीवन, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका समरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम दे दिया गया मोनेरा, कि तुम जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सब एक किंगडम में आ जाओ मोनेरा में, और इसको साइड कर दिया गया। अभी यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर भी होते हैं जैसे अमीबा है, और मल्टी सेल्यूलर भी होता है जैसे सारे एनिमल्स जिनको हम जानते हैं वो होते हैं। तो यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, और मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लासिफाई किया। अगर उनके पास सेल वॉल है तो फिर वो प्लांटे और फंगाई में चले जाएंगे, और अगर उनके पास सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल किंगडम एनिमलिया में आ जाएंगे। सेल वॉल जो है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेल वॉल सेल्यूलोस का बना हुआ है तो वो प्लांट होगा, और सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है तो वो फंगाई होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्यूलोस और काइटिन दोनों के बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर सेल वॉल वाला ऑर्गेनिज्म
ऑटोट्रॉप है तो वो प्लांट होगा, अगर वो हेटेरोट्रॉप है तो वो फंगाई होगा। सो दिस वाज हाउ वी क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो मेथड था इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। इतना परफेक्ट तो नहीं बोलूंगी पर इतना एक्यूरेट ये मेथड है। यू कैन इजीली प्लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट किंगडम। अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देख ले और हम उसके बारे में कुछ जान ले तो हम उसको खुद ही डाल सकते हैं इन पांचों में से किसी एक किंगडम में। ओके, यहाँ पे समरी दिया हुआ है। ये जो 5 किंगडम हमने जिनके बारे में बात किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, उनका सेल टाइप दिया है। सिर्फ मोनेरा का ही प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सभी यूकैरियोट है। प्लीज रिमेंबर, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल होगा। मोनेरा यूजुअली यूनिसेल्यूलर है। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ये नाम बस ध्यान में रखो, कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टिडोग्लाइकेन नाम है। बैक्टीरिया के सेल वॉल इससे बने हुए होते हैं। Whereas in case of प्रोटिस्टा सेल वॉल होता भी है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होता है। प्रोटिस्ट थोड़ा किंगडम है जिसमें वैरायटी बहुत मिल जाएगा। फंगाई के केस में सेल वॉल प्रेजेंट है बट सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। प्लांटे में भी सेल वॉल होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल इज एब्सेंट। न्यूट्रिशनल क्लास कि वो फोटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है। तो मोनेरा इट कैन बी फोटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉप होते हैं मोनेरा। ऑटोट्रॉप के भी 2 कैटेगरी होते हैं, फोटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और उनका एनर्जी यूज करते हैं। तो मोनेरा कैन बी बोथ, ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं वो, हेटेरोट्रॉप भी हो सकता है। जस्ट अ सेकंड। Moving on, protista. Protista, once again, it can be heterotropic, it can be phototropic. Fungi compulsorily heterotrope होगा। Fungi कभी भी autotroph नहीं होता। They are always dependent on other living organism. Plante इनका फीचर है, ये लोग phototropic होंगे। Okay, animals they are compulsorily heterotrophs. अच्छा, अभी ये जो लास्ट वाला कैटेगरी दिया हुआ है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है एब्जॉर्प्टिव या फिर इंजेस्टिव। अभी एब्जॉर्प्टिव ऐसा मोड होता है जिसमें फूड जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा बाहर से ही, और इंजेस्टिव ऐसा मोड होता है जिसमें हमें फूड कंज्यूम करना होगा और हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। जैसे हम जो है वो इंजेस्ट करते हैं फूड को, हम खाते हैं फूड, तो हमारे में इंजेस्टिव मोड है। सभी एनिमल में मोस्टली मोड इंजेस्टिव होता है। प्लांट जो है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो इट इज मोस्टली एब्जॉर्प्टिव। अभी मुझे बताओ, हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, फेगोसाइटोसिस इन अमीबा। तो अमीबा का मोड एब्जॉर्प्टिव होगा या इंजेस्टिव होगा? लास्ट लेक्चर में हमने अमीबा का देखा था, अमीबा कैसे फूड मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है, तो वो एब्जॉर्प्टिव है या इंजेस्टिव है? एनीवन? यस आस्तिक, यू आर राइट, इट इज इंजेस्टिव। वो डायग्राम आपको याद था फेगोसाइटोसिस का जिसमें अमीबा फूड को सराउंड कर लेता है अपने सूडोपोडिया से और उसके बाद उसको अंदर ले लेता है, इसी को हम इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन मतलब अपने बॉडी के अंदर फूड को लेना। यस अनिल, यस एवरीवन, यू ऑल आर राइट। ओके, तो ये ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें याद रखना है बस, और बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये सब ध्यान में रखना बस और कुछ नहीं। ओके, अभी ये एक पार्ट है जो कि 10th के एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर 11th में मेंशनड है। इसको हम 3 डोमेन ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इसीलिए डाला क्योंकि ये एक रिलेशन दिखाता है। ये कार्ल वूस ने दिया था 3 डोमेन ऑफ लाइफ। कार्ल वूस ने क्या कहा था? उसने कहा था आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लैनेट में प्रेजेंट है, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही कॉमन एंसेस्टर था। इसी कॉमन एंसेस्टर से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या हुआ? यहाँ पे एक
कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट होगा, जो कि प्रोकैरियोट होगा। जैसे कि मैंने बताया था, वो लोग फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो ये प्रोकैरियोट थे, ये एवोल्यूशन करके 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। एक तो जो प्रोकैरियोट थे, वो अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखा उन्होंने, और ये जो रेड कलर का आर्किया है वो वैसे ही कंटिन्यू रहे जैसे प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म उस समय थे। तो ये आर्किया मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ओके, ये प्रोकैरियोट जैसे थे वैसे ही थे, इनमें एवोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन फिर कोई कोई प्रोकैरियोट थे जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, वो स्प्लिट हो गए एवोल्यूशन के वजह से, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। एक हो गया यूकैरियोटिक सेल की तरफ जाने वाला डायरेक्शन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्ट हो गया यूकैरियोटिक सेल में ड्यू टू एवोल्यूशन, ड्यू टू म्यूटेशन। उन्होंने क्या किया, वो लोग चेंज हो गए, खुद को बदल दिया। उन्होंने सोचा कि हम न्यूक्लियस को सॉरी जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज कर देते हैं, न्यूक्लियस बना देते हैं, ताकि एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सके। तो इसी डायरेक्शन की तरफ डेवलपमेंट होता गया, और आज हमें जितने एनिमल्स, प्लांट, फंगस मिलते हैं वो सब यूकैरियोटिक कैटेगरी में मिलते हैं। लेकिन ये जो आर्किया था, आर्किया वो वैसे का वैसे ही रहा, प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक जो था प्रोकैरियोट, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग प्रिमिटिव नहीं रहेंगे, हम लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, या फिर थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे हम लोग, तो वो सेपरेट बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, तो ये 3 डोमेन ऑफ लाइफ है। 3 डोमेन ऑफ लाइफ का पॉइंट यही था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनका एक कॉमन एंसेस्टर था। इसी कॉमन एंसेस्ट्री से ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। ये था फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने अभी तक किंगडम में क्लासिफिकेशन किंगडम तक देखा। डोमेन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वही कार्ल वूस का जो डोमेन था ये उसके बारे में है, इग्नोर इट। यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया, 5 किंगडम हमने देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम मोनेरा एंडिंग इन एनिमलिया। अभी किंगडम में ठीक है, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासिफाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो क्लासिफिकेशन करना होगा। सिर्फ मोनेरा अगर हम समझ गए कि हाँ ये मोनेरा है, इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे और भी सब क्लासेस बनाए गए। तो ये आगे के सब क्लासेस के नाम दिए गए हैं। किंगडम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। फाइलम में थोड़े कम लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, एक स्पेसिफिक क्लास में और भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो, इसको ध्यान में रखने का एक 11th में हमने कोड सीखा था। ये जो फाइलम है ना, इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, फाइलम और डिवीजन, प्लांट के केस में वो डिवीजन होता है। तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको याद रखो, किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉफी, ग्रेन्स, स्मार्टली। कॉफी वो COF आ जाएगा, ग्रेन स्मार्टली। ठीक है, किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉफी, ग्रेन, स्मार्टली, ऐसे ये याद रखते हैं। हायरार्की इसको बोलते हैं। किंगडम सबसे ऊपर प्लेस किया जाता है, स्पीशीज सबसे नीचे प्लेस किया जाता है। हमें क्लास, ऑर्डर, फैमिली ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है। एट द मोस्ट हम फाइलम या डिवीजन तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, इसके बेसिस में 2 एग्जाम्पल है, मैन और मैंगो। इसको क्लासिफाई किया गया है, एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमन को क्लासिफाई किया है, और यहाँ पे प्लांट को, मैंगो प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। तो ह्यूमन को हम कौन से किंगडम में प्लेस करेंगे? हम लोग हेट्रोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है, विदाउट सेल वॉल है, तो हम लोग एनिमल किंगडम में आ जाएंगे। वेरएज मैंगो जो है ऑटोट्रॉपिक है, सेल वॉल के साथ है, तो वो प्लांट में आ जाएगा। ये सभी को समझ में आ गया होगा किंगडम में क्लासिफाई करना। अभी फाइलम और डिवीजन जो है ये हम आगे देखेंगे कैसे क्लासिफाई किया गया फाइलम, क्लास, ऑर्डर में। अभी तुम लोग ये नाम देखो स्पीशीज का, बायोलॉजिकल नेम जो यहाँ पे दिया हुआ है। ह्यूमन का नेम है होमो सेपियन, वेरस मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका। ये नाम क्या है? तो अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया जा चुका है, जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनको एक साइंटिफिक नेम अलॉट किया गया है। ये साइंटिफिक नेम जो होता है ये यूनिक होता है, सिर्फ उसी स्पीशीज के लिए यूनिक होगा। ये साइंटिफिक नेम अलॉट करने का पर्पस क्या था?
तो इसका पर्पस ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन एक साइंटिफिक नेम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि हम वर्नाक्युलर नेम, लोकल नेम सभी का याद रखें, क्योंकि लोकल नेम हर समय चेंज होता रहता है, रीजन टू रीजन वो डिफरेंट होता है, मिसलीडिंग भी होता है। इसीलिए एक साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम हर स्पीशीज को अलॉट किया गया। ये बायोलॉजिकल नेम अगर तुम देखोगे तो दो वर्ड से बना हुआ होता है, इसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। दो वर्ड में जो पहला वर्ड है वो दिखाएगा जीनस का नाम। ठीक है, जो जीनस दिख रहा है ना, कौन से जेनेरा से वो स्पीशीज बिलोंग करता है, ये वो नाम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे होमो और मैंगीफेरा, ये दोनों जीनस का नाम है। और जो लास्ट में सेकंड वाला वर्ड है वो स्पीशीज का नाम होगा। स्पीशीज जैसे हम लोग सेपियन है, हमारे जीनस में करेंटली अभी सिर्फ एक ही स्पीशीज है जो कि हम है, लेकिन पहले और भी स्पीशीज हुआ करते थे। होमो नियंडरथल, जैसे हम नियंडरथल्स के बारे में बात करते हैं एवोल्यूशन में, वो सब अभी एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन पहले हुआ करते थे। वैसे ही मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका एक ऐसा स्पीशीज का नाम है जिनका ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, इसीलिए नाम इंडिका दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जीनस का नाम जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और बीच में स्पेस होता है इन दोनों के। तो कोई भी बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका फर्स्ट वर्ड जीनस होगा, सेकंड वर्ड स्पीशीज होगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नाम कैसे दिया जाता है एवरीवन? इस नेमिंग सिस्टम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो वर्ड्स है। ठीक है, ये जो नेमिंग सिस्टम था ये लिनियस ने ही प्रपोज किया था। लिनियस याद है, वो जो एरिस्टोटल के बाद जिसने वर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया था, वही वाला लिनियस, उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है हमें इसमें कुछ भी याद करना नहीं है। जो हम बोलते हैं बायोलॉजी में सब कुछ रट्टा मारना होता है, ये वैसा नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो पहले से पढ़ लिया है वही सारी चीजें मेंशन की गई। जैसे किंगडम मोनेरा, जो कि सबसे पहला किंगडम है, जैसे कि मैंने बताया था किंगडम मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोट्स का बना हुआ होता है। ये प्रिमिटिव और फर्स्ट इनहैबिटेंट थे अर्थ के, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ये लोग दी मोस्ट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाता। यूनिसेल्युलर होते हैं ये सभी या फिर कॉलोनियल होते हैं। सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक साथ आके अपनी कॉलोनी बना देंगे। दे डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये भी पॉइंट हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ लिया था। एंड दे लैक सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। जैसे कि मैंने बताया ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतना ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, तो सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। ये था किंगडम मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, किंगडम मोनेरा में और देखे तो सेल टाइप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, सेल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा एंड इट विल बी मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन एक कार्बोहाइड्रेट होता है, बस इतना याद रखो। पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही मिलता है। किंगडम मोनेरा में कौन कौन आता है, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाएंगे, जितने बैक्टीरिया होते हैं सब के सब बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया के शेप्स दिए हुए हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है इसमें और अच्छे से डिटेल में बताया गया है। बैक्टीरिया को हम उनके शेप के बेसिस में नाम देते हैं। अगर राउंड है तो उसको हम कोकस बोलेंगे या फिर कोकाए बोलेंगे अगर बहुत सारे हैं। अगर रॉड शेप है तो उनका नाम आ जाएगा बैसिलस। कॉमा शेप होगा तो आएगा नाम विब्रियो। स्पाइरल शेप होगा तो स्पिरिला बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन आता है कोकस, बैसिलस और विब्रियो। अभी हम नाम बैक्टीरिया के काफी सारे सुनते हैं, जैसे कि कर्ड में बैक्टीरिया होता है, किसी को पता है उसका क्या नाम होता है? जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, उस बैक्टीरिया का नाम किसी को पता है? नो मैन, ईस्ट बैक्टीरिया नहीं होता है, ईस्ट फंगाई होता है और ईस्ट अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। करेक्ट आलम एंड निर्मल, यू आर राइट। इसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है बैसिलस नाम है,
बैसिलस मतलब ये ऑरेंज वाला रॉड शेप हो जाएगा। तो लैक्टोबैसिलस एक बैसिलस बैक्टीरिया है, मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस हमारी बॉडी के लिए गुड है, इट इज क्लासिफाइड एज अ गुड बैक्टीरिया। यस श्रुति, करेक्ट, लैक्टोबैसिलस कर्ड में प्रेजेंट होता है। या फिर वो जो याकुट का एड आता है ना जिसमें प्रो बैक्टीरिया बोलते हैं, प्रोबायोटिक रहता है इसमें, वो प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस ही होता है। लैक्टोबैसिलस डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, सो लैक्टोबैसिलस के बारे में बात हो गया। अभी कोकाई के बारे में हम बात करें तो ये राउंड होते हैं, इनका शेप सर्कल होता है। कोकाई के फेमस एग्जांपल आ जाएंगे स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक बहुत डिजीज, बहुत भयानक डिजीज कॉज करता है, निमोनिया जिसको हम बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस आर फेमस, दे आर फेमस फॉर कॉजिंग निमोनिया। तो हम बता सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस का स्ट्रक्चर अभी सर्कल राउंड होगा, दे आर स्पेरिकल। बैसिलस रॉड शेप है। जो टाइफाइड है वो भी बैसिलस से ही होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, वो ऐसा दिखता है, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है। फिर एक और बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। बोट्यूलिनम एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल फॉर्म करता है जिसकी वजह से बोट्यूलिज्म होता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनस भी देता है, क्लोस्ट्रीडियम ही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टिटनस जो बीमारी होती है, वी से कि अगर हमें किसी भी रस्टेड मेटल से चोट लग जाए तो हमें टिटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, तो वो इसी बैक्टीरिया से बचने के लिए ही दिया जाता है। रस्टेड मेटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है जो रस्टेड आयरन रहता है हमारा, उसके अंदर यूजुअली इन बैक्टीरिया की कॉलोनी मिलती है। इसीलिए जब हमें किसी रस्टेड आयरन से या फिर कोरोडेड मेटल से चोट लगता है, हम बोलते हैं टिटनस का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होता है उसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरे, ये कॉज करता है कॉलेरा। तो हमने देखा बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग भी होते हैं और बैक्टीरिया हमारे लिए कोई कोई अच्छे भी होते हैं। सो ओवरऑल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ गया? यस पूजा, मेटल के वजह से होता है टिटनेस। टिटनेस के बारे में सबको समझ में आया, बैसिलस के वजह से होता है टिटनेस, एक तरह का बैक्टीरिया ही है ये। तो ये था बैक्टीरिया, हमने क्लासिफाई किया बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अभी हम सब सुनते हैं एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। हम सबने सुना होगा कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। अब इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल, मैंने जैसा कि बताया था, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। तो अभी क्या हुआ, वो बहुत सारे डिजीज कॉज करते थे बैक्टीरिया स्टार्टिंग में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डेज, मेडिवल टाइम के बारे में बता रही हूँ। लोग सोचते थे कि हम लोग कैसे ये डिजीज को काउंटर करें, ऐसा क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरिया मर जाए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये लोग बहुत टिकाऊ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लोग बहुत हार्श एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। टेम्परेचर अगर हमारी बॉडी की बढ़ गई तो भी ये लोग सर्वाइव कर लेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे बैक्टीरिया मर जाए, बैक्टीरिया को हम किल कर सके। तो लोगों ने क्या बोला, जब बैक्टीरिया के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलने लगा, तो साइंटिस्ट ने बोला कि हम एक ऐसा मेडिसिन इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो अगर हम एक ऐसा एंटीबायोटिक देंगे, जैसे पेंसिलिन है, पेंसिलिन क्या करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बैक्टीरिया का सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा, और सेल वॉल के टूटने के वजह से बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाएगा आउटर इन्वायरमेंट को और मर जाएगा। तो ऐसा इस बेसिस में बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाया गया। पर अब क्या हुआ, पेंसिलिन जो है वो कोई कोई बैक्टीरिया में ही काम करता था, कोई कोई में काम नहीं करता था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्रिश्चियन ग्राम ने एक्सप्लेन किया। हांस क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेन बनाया जिसको हम ग्राम स्टेन बोलते हैं। एक डाई था वो पर्पल कलर का, अगर उसमें हमने बैक्टीरिया को डिप किया तो कोई कोई बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाते थे, वो डाई को रिटेन करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनके सेल वॉल में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता था। यस पूजा, एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। पेंसिलिन एक फंगस है एक्चुअली जिसको हम एज ए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो क्या करता है पेंसिलिन, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिन बैक्टीरिया में हाई अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन था, वो बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाते थे ग्राम में डिप करने के बाद।
तो इनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये जो पेनिसिलिन है ना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है इनमें। वेरएस अब हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। कभी कभी क्या होता था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और पेनिसिलिन कंज्यूम किया हमने, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्शन जा नहीं रहा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उनमें पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट बहुत कम है, इतना कम है कि अगर वो डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया तो भी उनका सेल वॉल टूटेगा नहीं। और अगर उनका सेल वॉल नहीं टूटेगा तो बैक्टीरिया तो लिविंग ही रहेगा, बैक्टीरिया मरेगा नहीं, वो रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी नंबर बढ़ाता जाएगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर हम डाई में डिप करेंगे, ग्राम स्टेन में डिप करेंगे, तो वो पर्पल कलर का नहीं होगा, क्योंकि उनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया, और कैसे पेनिसिलिन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही काम करता है। सबको रीजन समझ में आ गया ना कि पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव में क्यों काम करता है, क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट बैक्टीरिया। अभी किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, इनके बारे में वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट बायोलॉजी लेक्चर। तो अभी तक जितना हुआ, जितना हमने डिस्कस किया, उसमें किसी को कुछ ऐड करना है या फिर किसी को कुछ डाउट है? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके, अच्छा रिवीजन ले लूं, 1 मिनट। ओके फाइन। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का ट्राई किया। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल, या फिर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। पर हमने देखा कि ये फिजिबल नहीं है ऐसा क्लासिफिकेशन। तो आगे चल के और भी हमने वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे, जो कि बेस्ड थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड थे ये सब। तो आगे हमने देखा कि लिनियस ने वर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कराया, और किंगडम के बेसिस में हमने आगे बहुत सारे किंगडम्स देखे ऐड होते गए। हेक्कल ने कहा कि हम प्रोटिस्टा को एक किंगडम बना देते हैं जिसमें यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। फिर कोपलैंड ने मोनेरा इंट्रोड्यूस कराया, और फाइनली विटेकर ने कहा कि फंगाई को भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। तो ये 5 किंगडम के बेसिस में हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। तो ये हमने देख लिया कैसे किया हमने क्लासिफाई, इनका समरी देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि आगे और भी हायरार्की होती है जिसमें हम और डिटेल में क्लासिफाई करते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे होमोसेपियन और मैंगीफेरा इंडिका का। इसमें हमने देखा बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड होता है, और वो दोनों वर्ड क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस और स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है ये दोनों वर्ड। मूविंग ऑन, हमने इंडिविजुअल किंगडम के बारे में डिस्कस करने का स्टार्ट किया करने को। उसमें मोनेरा सबसे पहले था। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल है और स्मॉलेस्ट है। सिंपल है इसीलिए इनमें न्यूक्लियस नहीं है और सेल ऑर्गेनल भी नहीं है। मूविंग ऑन, उसमें हमने देखा कि सिर्फ बैक्टीरिया मेंबर है मोनेरा के। बैक्टीरिया के बारे में हमने और डिटेल में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि वो डिवाइड होते हैं, क्लासिफाई होते हैं उनके शेप के बेसिस में, इनटू कोकाई अगर वो राउंड है, बैसिलस अगर वो रॉड शेप्ड है, और कॉमा शेप्ड में विब्रियो अगर वो कॉमा शेप्ड रहेंगे। इनके नाम हमने देखे, बैसिलस में लैक्टोबैसिलस आ जाता है, क्लोस्ट्रीडियम आ जाता है जो कि टिटनस कॉज करता है, कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, स्टेफाइलोकोकस आता है जो कि निमोनिया कॉज करता है, विब्रियो में कॉलेरा वाला बैक्टीरिया आ जाता है। उसके बाद हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखा। ये डिपेंडेंट है टोटली अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ मिलेगा? तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में मिलेगा। सेल वॉल में अगर पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा, क्योंकि वो पर्पल कलर देगा ग्राम स्टेन में। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो
पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक क्या करेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो लोग सेल वॉल को तोड़ देंगे और बैक्टीरिया को मार देंगे। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेनिसिलिन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ही कम है। कम पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से उनका सेल वॉल ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए इनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि ये पर्पल कलर रिटेन नहीं करेंगे। यहाँ तक ही हमने देखा था। प्रोटिस्टा से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी। ओके, सो एवरीवन, कुछ पूछना है किसी को? ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन।